हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, तो देखिए आज हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग आव्यूह। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है। तो देखिए आव्यूह एक तरह की व्यवस्था होती है। क्या होती है? व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? तो ये संख्याओं की व्यवस्था होती है। संख्याओं को हम लोग अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? हम लोग अरेंज करते हैं एक कोष्टक में। या तो ऐसे कोष्टक रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, या तो ऐसे रह सकता है, या तो ऐसे रह सकता है। यानी इन कोई भी अगर संख्याओं का समुच्चय है, अगर उन संख्याओं के समुच्चय को हम लोग इन कोष्टकों में अरेंज करते हैं, इन कोष्टकों में रखते हैं, तो इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब होता क्या है, जैसे जानिए। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा कोष्टक है, ये बड़ा सा कोष्टक है। अब इसमें कुछ ऐसे करके रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग पंक्तियां। जैसे मान लीजिए ये एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, इसे बोलेंगे R1, इसे बोलेंगे R2, इसे बोलेंगे R3, इसे बोलेंगे R4। उसी प्रकार से जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, इसे बोलते हैं C1, इसे बोलते हैं C2। यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इसमें एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, चार पंक्तियां हैं, और एक स्तंभ, दो स्तंभ, दो स्तंभ है। यानी जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में जब चलते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं पंक्तियां, और जब हम लोग वर्टिकल लाइन में चलते हैं तो इसे बोलते हैं स्तंभ। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, चार लाइनें हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ऊपर से वर्टिकल भी लाइन हुई है, एक, दो। ये लाइनें जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, जितने इंटरसेप्ट पॉइंट मिलेंगे, जितने कटान बिंदु मिलेंगे, उतने एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी अगर हम कहें कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स के बारे में हम एक चीज जानेंगे कि मैट्रिक्स एक तरह की अरेंजमेंट होती है, एक तरह की व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? ये संख्याओं की एक व्यवस्थाएं होती हैं। संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, पंक्तियों और स्तंभों में सेटअप करके किसी एक आयताकार कोष्ठक में रख दिया जाता है। इसी व्यवस्था को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, इसी व्यवस्था को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा कोष्ठक हमने लिख दिया। इसके अंदर हम कुछ तत्वों को लिख रहे हैं, कुछ संख्याओं को लिख रहे हैं। 2, 4, 6, 5, 7, 3, 2, 1, 5, कुछ भी लिख दीजिए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो मैट्रिक्स को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम इसको कैपिटल A से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल B से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी A to Z ओवरऑल कोई भी नंबर्स हो, ठीक है ना, कोई भी अक्षर हो, आप लोग मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से आप लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हो। फिर आगे अगर हम लोग सीखते हैं, आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव क्या होता है, इससे हम लोग सीखेंगे कि आव्यूह का अवयव क्या होता है। जैसे ध्यान से समझिए कि मान लीजिए आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया A से, ठीक। अब इसके अंदर हम एलिमेंटों को भर रहे हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I। तो ये मैट्रिक्स, ये आव्यूह जिन तत्वों से या फिर जिन अवयवों से या फिर जिन संख्याओं से मिल करके बना है, उन संख्याओं को इस आव्यूह के अवयव बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? इस आव्यूह के अवयव बोलेंगे। किसे बोलेंगे? जिन संख्याओं अथवा जिन एलिमेंटों से ये मिल करके बना, उसे हम लोग आव्यूह के अवयव बोलते हैं। अब देखिए
अपव्यय के बारे में अगर हम और चीजें जाने तो देखिए, अब हम लोग आगे सीखते हैं कि अपव्यय का क्रम क्या होता है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अपव्यय का क्रम। लेकिन थोड़ा सा अपव्यय का क्रम सीखने से पहले हम एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, ये R1, इसे हमने बोल दिया R2, और इसे हमने बोल दिया R3, इसे बोला R4। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, C1 C2। तो देखिए, अगर हम देखें तो देखिए ये है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा A11 होगा। देखिए, ये इसे हम A11 नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या बोलेंगे, हम A11 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, A11। यानी कहने का मतलब A11 जो एलिमेंट है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर स्थित वाला एलिमेंट है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए ये पहला रो और दूसरा स्तंभ, यानी हम कह सकते हैं A1 2। पहले किसको दिखाना है, पहले रो को दिखाना है, फिर बाद में किसको दिखाना है, कॉलम को दिखाना है। अगर यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये R2 है। क्या है, R2 है, यानी दूसरी वाली पंक्ति। दूसरी वाली पंक्ति तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A2, दूसरे वाले पंक्ति को दिखा रहा है, पहले वाले स्तंभ को दिखा रहा है, तो A21। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति A2, दूसरा स्तंभ A22, दैट्स ओवरऑल। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं A31, यहाँ पर जाए तो A32, यहाँ पर आए तो A41, यहाँ पर A42। कहानी पकड़ आ रही है, बात समझ आया। यानी अगर कोई भी अगर सेट है, मैट्रिक्स का अगर सेट है, तो अगर उसको हमको रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले एक चीज़ हमको बताना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या है। अब ऑर्डर और कोटि होता है क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑर्डर और कोटि का मतलब ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक मैट्रिक्स का सेट लिखता हूँ, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये क्या है, मैट्रिक्स है, हम इसको लिख रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 1 0, कुछ भी लिख दीजिए। तो इसमें देखा जाए तो देखिए ये एक पंक्ति 2 3, इसे बोल दे रहे हैं R1, इसे R2, इसे R3, इसे बोलेंगे C1, इसे बोलेंगे C2 और इसे बोलेंगे C3। इसमें देखा जाए तो देखिए 1 2 3, 3 पंक्तियां। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। अब फिर देखा जाए इसमें कितने स्तंभ है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो 3 स्तंभ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं पंक्तियों की संख्या को, यानी ये बता रहा है रो को, 3 रो है, क्रॉस ये क्या बता रहा है, 3 कि 3 कॉलम है, 3 स्तंभ है। तो R गुणे C, यानी R का मतलब रो और C का मतलब कॉलम, यानी ये 3 बता रहा है पंक्तियों की संख्या को और ये 3 बता रहा है स्तंभों की संख्या को। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रम अथवा कोटि, किसका, अपव्यय का। यानी जितनी पंक्तियां होंगी और जितने स्तंभ होंगे उसी को हम मल्टीपल के रूप में, गुणे के रूप में लिख देते हैं, और यही बताता है अपव्यय की क्रम अथवा कोटि को बताता है। जैसे हम अगर जनरल केस अगर ले लें कि मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे समझिए मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है A11, यहाँ का जो एलिमेंट होगा उसको कैसे दिखाएंगे हम, A11 से, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, A12, यहाँ पर क्या आएगा, A13। उसी प्रकार से मान लीजिए आप आगे गए और यहाँ पर कोई एलिमेंट मिला A1J, यानी पहली पंक्ति और जेवा स्तंभ का एलिमेंट क्या कहलाएगा, A1J। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए कोई एक एलिमेंट आएगा, मान लीजिए A1N बोल दे रहे हैं हम इसको। यहाँ पर अगर दूसरे वाले पंक्ति का अगर जिक्र करें तो A21 हो सकता है, A22 हो सकता है, A23 हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो A2J हो सकता है, अंत में बढ़ेंगे तो A2N हो सकता है। ओवरऑल अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो मान लीजिए यहाँ से हम MME पंक्तियों में चले गए, तो MME पंक्तियों में जाएंगे तो क्या होगा, AM1 MME पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व हो जाएगा ये।
दूसरे पर जाएंगे तो AM2 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर आएंगे तो AMJ हो जाएगा और अंत में जाएंगे तो AMN हो जाएगा। अब मान लीजिए ओवरऑल बीच में मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो आईवीं पंक्ति का हो और जेवें स्तंभ का हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, AIJ। और यही आव्यूह का व्यापक रूप होता है। यानी अगर किसी भी सेट को किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी आव्यूह को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, प्रदर्शित करना हो उसके व्यापक पदों के रूप में, तो हम इसको लिख सकते हैं AIJ, जहां I क्या है, I है पंक्तियों की संख्या, I क्या है, पंक्तियों की संख्या, और J क्या है, स्तंभों की संख्या, और J क्या है, स्तंभों की संख्या। और अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम देखा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह एक मैट्रिक्स है, यह एक आव्यूह है जिसमें कितने पंक्तियां हैं, m पंक्तियां, और n क्या है, n स्तंभ है। यानी अगर कोई m गुणे n की कोटि का अगर कोई भी अगर एक मैट्रिक्स हो, कोई भी अगर एक सेट है मैट्रिक्स का, तो उसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, A बराबर AIJ M क्रॉस n। यानी ये बताता है कि इस दिए हुए मैट्रिक्स में, इस दिए हुए आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, n स्तंभ है। और यही बताता है इसके ऑर्डर को, यही इसके कोटि को बताता है, यही इसके ऑर्डर को बताएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक आव्यूह की रचना कीजिए, एक आव्यूह की रचना कीजिए, तथा दिया है AIJ बराबर 3I प्लस 5J, और एक आव्यूह की रचना करनी है जिसकी कोटि 3 गुणे 2 की है। क्या है, हमको एक आव्यूह की रचना करनी है जिसकी कोटि कितना है, 3 गुणे 2 की है। अब हम एक चीज जानेंगे कि देखिए AIJ दिया है, अब इसकी कोटि हमको पता चल गया, 3 गुणे 2 की कोटि क्या है। यानी एक बात तो हमको निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि इसकी कोटि अगर पता चल गई तो ये बताता है पंक्तियों की संख्या को। ये किसको बताता है, पंक्तियों की संख्या को। और ये किसको बताएगा, जो बाद में रहेगा ये स्तंभों की संख्या को बताता है, स्तंभों की संख्या को ये रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई अगर एक आव्यूह है AIJ, तो I क्या होगा, पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ द रो, नंबर ऑफ रो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, J क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम। अब अगर यहां से अगर देखा जाए तो इसकी कोटि हमको पता है 3 गुणे 2 की कोटि का यह आव्यूह है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें पंक्तियों की जो संख्या होगी अधिक से अधिक 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं। यानी हम I का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। और J क्या हो सकता है, तो J देखिए, J बताएगा इसके स्तंभों को, तो इसमें कितने स्तंभ है, 2। यानी J का मान 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा। अगर हम लोग 2 से ज्यादा रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इससे हम मैट्रिक्स को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम I का भी मान 1, I बराबर 1 और J बराबर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए I का मान 1 रखेंगे तो A1, J का भी मान रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा A11 बराबर 3 इंटू I का मान कितना 1 प्लस 5 इंटू J का मान कितना 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A11 जब हम हल करेंगे 3 का नाम 3 प्लस 5 का नाम 5, यानी A11 हमको निकल गया कितना 5 3 8। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, I का मान 1 और J का मान 2 रखते हैं, क्योंकि J का मान हमको अधिक से अधिक 2 तक जाना है और I
जो होगा वो 3 तक जाना है। तो a का मान i का मान 1 और j का मान 2 रखेंगे। तो देखो अगर हम i का मान 1 रखते हैं तो i का मान 1 और j का मान 2, तो a12 होगा। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए, समझिए। यहाँ पर 1 रखेंगे, 3 का नाम 3, यहाँ पर 2 रखना है, 5 दूना 10, और यहाँ से मिला 3, यहाँ से मिला 10, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। अब j का मान अधिक से अधिक 2 रखना था, इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग j को 3 नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोटि है वो 3 गुणे 2 की कोटि की है, इसमें अधिक से अधिक 2 कॉलम आएंगे। अब जब 2 कॉलम आएंगे तो हमने j का मान 2 रख दिया। अब हम किस पर बढ़ेंगे, A21 पर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोटि है 3 गुणे 2 की है, 3 पंक्तियां आएंगी इसमें अधिक से अधिक। जब 3 पंक्तियां इसमें अधिक से अधिक आएंगी तो हमने पहले A11 निकाला, A12 निकाला, अब A21 निकालेंगे। इसका मतलब i का मान कितना रखेंगे, i का मान 2 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ पर 1 रखते हैं, 5 का नाम 5, यहाँ से मिला 6, यहाँ से मिला 5, 6 5 11। अब क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे, i का भी मान दो, j का भी मान दो, यहाँ पर रखो 2, 2 3 6, 5 दूना 10, 10 6 16। बात क्लियर हो रही होगी, कहानी पकड़ आ रही है। अब हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या निकाल लेंगे, A31 निकाल लेंगे, A32 निकाल लेंगे। बाकी अब हम किसी दूसरे एलिमेंट का जिक्र नहीं करेंगे। क्यों दूसरे एलिमेंट का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोटि था वो 3 गुणे 2 की कोटि का था। अब यहाँ पर i का मान 3 रखते हैं तो 3 3 का 9, j का मान 1 रखते हैं तो 5 का नाम 5, 9 और 5 14। अब i का मान 3, j का मान 2, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 3 का 9, और j का मान 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ से 9, यहाँ से 10, 10 9 19। अब अगर हम इसका सेट बनाते हैं इस मैट्रिक्स का, तो देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, A11 A12 A21 A22 A31 A32। जरा इसका ऑर्डर देखो तो, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्तियों की संख्या 3, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, स्तंभों की संख्या 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 गुणे 2 की कोटि का ये हो जाएगा। अब इन एलिमेंटों को रख दो। तो देखिए A11 का मान कितना है, A11 का मान निकला सर 8, A11 का मान कितना निकला सर 8। तो इसके प्लेस पर हम 8 को पुट करेंगे। फिर यहाँ पर A12 का मान सर निकला 13, 13 रख दो बाबू। फिर से A21 का मान कितना निकला, 11 निकला, तो यहाँ पर रखेंगे 11। A22 बोलो 16, A31 14, A32 19। यानी जो हमारा मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स की जो रचना होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देख लो, इसकी कोटि देख लो, जितना दिया था उतना आया, 3 गुणे 2 की कोटि का। तो कहानी पकड़ आ रही है धीरे धीरे। यानी अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स अगर दिया है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, यानी उसका कोटि क्या है, क्योंकि कोटि के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि कोई भी मैट्रिक्स में कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। ये बात पकड़ आ रही है, कहानी पकड़ आ रही है। अब मैट्रिक्स को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, यानी हम लोग सीखेंगे अपव्यय के प्रकार। अब हम लोग सीखेंगे अपव्यय के प्रकार। तब क्या हाल चाल तुम लोगों का, घर पर पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, हाँ? और भोजन वोजन करके आए हो कि नहीं? अरे भाई भोजन वोजन करके आया करो। वैसे मेरा आज यूट्यूब पर तो फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है और ये जो मैथ की जर्नी है वो क्या हो सके रेगुलर चलती रहे। तो डरना नहीं है मैथ से, ठीक है ना। अभी आने वाले टाइम में मैं तुम लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा। तो डरना तो नहीं है भाई, बस दबा करके मेहनत करनी है, जोरों शोरों से मेहनत करनी है और बोर्ड एग्जाम को फोड़ करके आना है। तो चलो अपव्यय के प्रकार हम लोग सीखते हैं। तो अपव्यय के प्रकार में हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे, देखिए पहले नंबर का जो अपव्यय आता है, ठीक है ना, अपव्यय के प्रकार, ठीक है ना। पहला होता है ऊर्ध्वाधर अपव्यय, ऊर्ध्वाधर अपव्यय। पहला क्या होगा, ऊर्ध्वाधर अपव्यय। चलो हम लोग सीखते हैं कि ऊर्ध्वाधर अपव्यय होता क्या है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर अपव्यय अगर हम देखें हम तो जनरली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अपव्यय
अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऊर्ध्वाधर अवयव हम तभी कहेंगे किसी भी अवयव को यदि उसमें जो रो की संख्या है, यानी नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हम लिख दें 1 2 3 7 8 9। अगर इसको देखा जाए तो इसमें कितनी पंक्तियां बोल भाई? ये R1, ये R2, ये R3, 3 पंक्तियां, एक स्तंभ, 2 स्तंभ। यानी इसमें कितने पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। और कितने कॉलम है? 2 कॉलम। यानी हम कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या ज्यादा है, पंक्तियों की संख्या ज्यादा है स्तंभों की संख्या से। बोल चमका कि नहीं चमका? क्लियर हुआ? यानी पंक्तियों की संख्या क्या है? स्तंभों की संख्या से ज्यादा है। तो ऐसे अवयव को, ऐसे मैट्रिक्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव बोलेंगे। बात क्लियर हुआ? बोलो समझ आया कि नहीं समझ आया? और नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, हम है ना, काहे टेंशन लेते हो बबुआ, हम हैं। अरे फाड़ करके रख देंगे यार, तुम लोग घबराते क्यों हो? अभी आने तो दो एकदम हमको इस फील्ड में, देखो ना बहुत मजा आने वाला है रे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरा हम लोग जानते हैं क्षैतिज अवयव। क्या बबुआ? क्षैतिज अवयव, ठीक, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है ना। हाँ तो साहब देखिए, क्षैतिज अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या अब स्तंभों की संख्या से कम हो जाए। पिछला हमने देखा कि जो पंक्तियों की संख्या थी वो स्तंभों की संख्या से ज्यादा थी, लेकिन क्षैतिज अवयव में भैया जो पंक्तियों की संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या से क्या होगी? कम होगी। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, या फिर चलिए पहले हम इसका डिफिनेशन ही लिख देते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों, ओ तेरी सर आप हिंदी भी नहीं लिख पाते हो अच्छे से, स्तंभों की संख्या से, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज अवयव बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, तो देखो भैया, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया ABCD EFGH, देख भाई, एक R1, 2 R1, एक C1, 2 C2, C3, C4। हमने यहाँ पर क्या देखा? एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, एक पंक्ति, 2 पंक्ति। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। इस प्रकार के अवयव को क्या बोलेंगे? बोल भाई, क्षैतिज अवयव बोलेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नहीं प्रॉब्लम आई 10 बार पूछ, मैं तुझे बताएगा। अपन का काम है बस पढ़ाना, तू बस पूछते रह, ठीक। चल आगे देखते हैं क्या है। अगला जो हम लोग का अवयव है, अगला जो अवयव है बच्चों, वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव हम लोग जानेंगे कि वर्ग अवयव होता क्या है। तो अगला हम लोग जानेंगे कि वर्ग अवयव, बता, वर्ग अवयव होता क्या है? सर वर्ग अवयव वो अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे वर्ग अवयव। जैसे सर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 5 6 7 0 1 2। सर इसका जो कोटि है 3 गुणे 3 की है,
इसका जो कोटि है 3 गुणे 3 की कोटि क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि m बराबर 3 n बराबर 3, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ, इसलिए इसे कहेंगे वर्गाव्यूह। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। सर आप पढ़ाते हैं और क्लियर ना हो क्यों नहीं आएगा भाई? सर आप बहुत लपर लपर करते हो, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है भाऊ, पोटा वोटा पोछ करके अपना बैठ जाना, ठीक है ना? सुल्ल मत किया करो तुम लोग। चलो अब हम लोग आगे सीखते हैं कि आगे अगला अव्यूह क्या होगा। वर्ग अव्यूह हमने सीख लिया, अब हम लोग जानेंगे पंक्ति अव्यूह। पंक्ति अव्यूह, चल भाई बता। पंक्ति अव्यूह अथवा इसी को बोलेंगे पंक्ति सदिश। क्या बोलेंगे? पंक्ति अव्यूह अथवा पंक्ति सदिश क्या होता है? चल भाई देख, पंक्ति अव्यूह अथवा पंक्ति सदिश क्या होता है अपन बताएगा कि देखिए पंक्ति अव्यूह अथवा पंक्ति सदिश क्या होता है। ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अव्यूह कहलाता है। क्लियर है ना? ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो क्या कहलाएगा भैया? पंक्ति अव्यूह कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 2 4 6 8, देखा जाए तो केवल एक पंक्ति R1, कितने स्तंभ? 1 2 3 4। तो ऐसा अव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसे अव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति अव्यूह बोलेंगे अथवा पंक्ति सदिश बोलेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया। आप पढ़ा रहे हो और क्लियर ना हो, ऐसा हो जाए ये गलत बात है। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को अब क्या पढ़ना है। सर पंक्ति सदिश हमने पढ़ लिया, अब हम लोग सीखेंगे स्तंभ सदिश क्या होता है। कुछ नहीं होता है, सब हलवा है। स्तंभ सदिश, सॉरी बच्चों पूरा नाम मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, इसे बोलते हैं स्तंभ अव्यूह अथवा स्तंभ सदिश। क्या पढ़ना है? स्तंभ अव्यूह अथवा स्तंभ सदिश क्या होता है। आ जाओ एकदम जान लो क्या होता है भाई, फ्री में मिल रहा है एकदम, रख लो इसको अपने जेब में। स्तंभ अव्यूह अथवा स्तंभ सदिश क्या होता है? ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अव्यूह कहते हैं। स्तंभ अव्यूह कहते हैं। बात समझ आई? चलो देखो, ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उससे क्या बोलेंगे? स्तंभ अव्यूह बोलेंगे। जैसे मान ले भाई यहाँ पर एक अव्यूह है, लिख दिया ABCD, एक R1 R2 R3 R4 एंड दिस इज C1। क्या है इसमें? 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो है, 4 पंक्तियां हैं, लेकिन केवल एक ही स्तंभ है। इसलिए इस प्रकार के अव्यूह को क्या बोलेंगे भैया? स्तंभ अव्यूह बोलेंगे अथवा स्तंभ सदिश बोलेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया। चल भाई मैं तेरे को एक सॉन्ग सुनाता हूँ। अरे जब भी कोई लड़की देखी मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। सर आप बहुत अच्छा गाते हो। अरे गधू, तुम लोग गाना वाना में ही लग जाओगे, 12th में आ गए, गाना वाना सुनेगा तू? हाँ, गंदी आदत नहीं डालने का, बस पढ़ाई करने का। अगला हम लोग सीखेंगे, अगला हम लोग को सीखना है। क्या हमने सीखा? सर आपने बताया स्तंभ अव्यूह। हाँ, अब हम लोग सीखेंगे मुख्य विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण, सर बहुत ही अच्छी चीज़ आप बता रहे हो। मुख्य विकर्ण क्या होगा? मुख्य विकर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो भाई, अगर मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट लिख देते हैं भाई 1 2 सॉरी ABC 1 2 3 0 1 2। तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं। देख भाई, एक ये विकर्ण हो गया
यहाँ से देख ले, ये है वो एक मुख्य विकर्ण। दूसरा विकर्ण होगा ये वाला, लेकिन ये जो विकर्ण होता है, यानी हम कह सकते हैं 1 1 A1, सॉरी बच्चों, A11 A22 A33, जिस रेखा के अनुदिश ये एलिमेंट उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, उस रेखा पर जो भी एलिमेंट रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे मुख्य विकर्ण के एलिमेंट, और वो रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य विकर्ण कहलाएगी। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? बोल चमका कि नहीं चमका? यानी मुख्य विकर्ण को अगर पता करने का तरीका हो तो हम लोग एक चीज जानेंगे कि A11 A22 A33। और एक मिनट जस्ट थोड़ा सा समझ ले भाई। इसके पहले मुझे एक चीज़ और बताना चाहिए। मैं अपन बता रहा है कि इसके पहले हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे वर्ग अभी तो मैंने बताया रे, वर्ग अभी बताया। मैं झूठ में एकदम तुम लोग को एकदम बार बार भूलिया दे रहा है रे। देखिए मैंने वर्ग अभी बताया। वर्ग अभी क्या मैंने बताया कि m और n क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी ऐसा अव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? वर्गाव्यू बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? वर्गाव्यू बोलेंगे। और देखो भाई, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट किसी वर्ग आव्यू में ही पॉसिबल है। बात समझ आया? यानी हम कह सकते हैं कि A11 A22 A33 और भी ओवरऑल अगर और भी एलिमेंट हैं तो A44 A55 A66, ये एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के जिस रेखा के अनुदिश उपस्थित रहेंगे उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण, और उस रेखा पर उपस्थित ये जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण के आव्यूह बोलते हैं। फिर आगे हम लोग जानेंगे ऊपरी सॉरी बच्चों, इकाई आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इकाई आव्यूह बोलेंगे। ठीक, ये क्या होता है इकाई आव्यूह? ध्यान से समझो भाई। देखिए इकाई आव्यूह जो होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव सर आपको हिंदी नहीं लिखने आता है और आप हम लोग को बनाते हो। ऐसा भी जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो। क्या हो भाई? एक हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज की बात है, बता रहा हूं, किसी को बताना मत। ऐसा भी जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो? एक हो, बाकी सभी अवयव क्या हो भाई? क्या है ये? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे भाई? इकाई आव्यूह बोलेंगे। जैसे भाई देख ले, ए बराबर मैं यहाँ पर लिख ले रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इकाई आव्यूह। क्यों? क्योंकि देख इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या है भाई? 0 हैं। आंख खोल करके देख ले, आंख बंद करके नहीं देखना है। 1 1 1 एंड इनको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं बाकी सब क्या हैं? 0 हैं। सो इसे हम क्या बोलेंगे? इकाई आव्यूह बोलेंगे। राज की बात है, मैंने बताया, किसी और को मत बताना वरना वो तेज हो जाएगा तुझसे आगे निकल जाएगा। ये दुनिया धरती वीरों से खाली नहीं है, इसलिए मेहनत करता जा, पढ़ता जा। चल भाई अब हम आगे देखते हैं। मुख्य विकर्ण हो गया। अब हम लोग सीखेंगे अदिश आव्यूह। क्या सीखना है? अदिश आव्यूह। तो देख भाई अदिश आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट थे वो समान हो जाए। जैसे मान ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। क्या है? एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैं लिख दिया 3 3 3, यहाँ पर लिख दिया 0 0 0 0 0 सर 0। इस 3 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो देखो भाई यहाँ पर ये जो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो सब क्या है? ये सब क्या है भैया? ये सब समान है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या रहने चाहिए? समान रहने चाहिए। बाकी जो इतने भी बचे हुए एलिमेंट है वो 0 रहें। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह बोलेंगे। बात समझ आया? बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग जानेंगे कि ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है। अगला हम लोग सीखेंगे ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। क्या? ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है? देख, ऐसा आव्यूह जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ही मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो भाई यह एक आव्यूह है, ठीक, तो मुख्य विकर्ण ये होगा। तो अगर इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाएं, क्या? मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने, सॉरी ऊपर ही पढ़ रहे हैं तो नीचे का। सर देख सर, आप गलती पढ़ा देते हो यार, मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आएगा बचवा लोगों? अरे अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है रे, अभी तो बहुत कुछ फोड़ना है। बोर्ड लेवल से लेकर के मेंस लेवल तक के मैथमेटिक्स को फोड़ना है। यहाँ पर क्या पढ़ना है? ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह में ये जो मुख्य विकर्ण के नीचे के जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक, ये जीरो होंगे। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम बोलेंगे भैया ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। बात समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाएं, तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या बोलेंगे? ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग सीखते हैं? नेक्स्ट हम ये सीखते हैं बच्चा लोगों कि निम्न त्रिभुजी आव्यूह किसे बोलेंगे? निम्न त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है सर? निम्न त्रिभुजी आव्यूह वो आव्यूह होता है कि अगर कोई आव्यूह है, इस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट अगर सब जीरो हो जाएं, क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अब बात ये आता है कि सर यहाँ पर भी जीरो हुआ, भाई नीचे से हमको मतलब नहीं है, नीचे जीरो हो या न हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने भी एलिमेंट रहने चाहिए वो सारे जीरो रहने चाहिए। अगर सभी एलिमेंट अगर जीरो आते हैं तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग बोलेंगे निम्न त्रिभुजी आव्यूह। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक, अब कुछ चीजें हम लोग और सीखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम लोग सीखते हैं आव्यूहों की समानता, या फिर पहले हम लोग सीखेंगे तुलनात्मक आव्यूह। क्या सीखेंगे? तुलनात्मक आव्यूह। तुलनात्मक आव्यूह। तो देखो तुलनात्मक आव्यूह क्या होता है? देखिए ए और बी, माना ए और बी दो आव्यूह है। देखिए भाई, तुलना का अगर जिक्र किया जाए, पहले ही इसका नाम क्या है? तुलनात्मक आव्यूह। बात समझ आया? इन्हें हमको क्या करना भाई? कंपेयर करना है एक दूसरे से कि आखिर में दो जब सेट हैं तो उनके बीच में क्या कंपेयर हो सकता है, उनके बीच में क्या समानताएं हो सकती हैं, ठीक है ना? यानी हमको अब एक की तुलना दूसरे वाले से करनी है। जैसे मान लो एक भाई क्या, एक इंसान है, सुंदर सा इंसान। सर आप बहुत सुंदर आदमी बनाते हो। अरे सर, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई जानवर है, ये भाई विचित्र आत्मा है, जानवर वनावर है कोई। अब बता भाई, क्या इस इंसान की तुलना में इस जानवर से कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये जानवर है, ये इंसान है भाई, इसके पास सुंदर सुंदर दो आंखें हैं, सुंदर सुंदर दो हाथ है, सुंदर सुंदर जो दो कान है, ठीक है ना सर? सुंदर सुंदर है भाई मान ले तो इसकी कंपैरिजन हम इससे नहीं कर सकते हैं। यानी अगर इंसान की समानता करनी हो तो किसी दूसरे इंसान से ही करेंगे, जानवर की अगर समानता करनी हो तो किसी दूसरे जानवर से करेंगे। उसी प्रकार से एक मैट्रिक्स की समानता या फिर तुलना हम लोग किसी दूसरे मैट्रिक्स से ही करेंगे। और वो कैसे करते हैं तो ध्यान से समझ भाई। दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह की तुलना करने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि उनकी जो कोटि होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। राज की बात है, बताना मत किसी से। क्या होनी चाहिए? कोटि समान होनी चाहिए। और दूसरी राज की बात यह है भैया कि ये दोनों जो आव्यूह होने चाहिए ये वर्ग आव्यूह होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्ग आव्यूह होने चाहिए।
बात समझ आया? यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी की समानता, सॉरी, ए और बी तुलनात्मक अवयव तब कहलाएंगे जब उनका कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और वे दोनों क्या होने चाहिए, वर्ग अवयव होने चाहिए, तभी वे एक दूसरे के तुलनात्मक अवयव कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। ये बात क्लियर हुआ? फिर हम लोग नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, समान अवयव। समान अवयव, तो देखो भाई समान अवयव क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस समझ ले कि मान ले एक मैट्रिक्स का सेट है ए और दूसरा है बी, कोई हमारे पास दो सेट है ए, इसको मैं बोल देता हूँ ए आई जे, सॉरी सर आप बहुत गंदा लिखते हो, किसने बोला, किसने बोला ये गंदी बात, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, अपन बहुत अच्छा लिखता है, सबसे सुंदर राइटिंग है मेरी। ए आई जी मान लो एक अवयव है, दूसरा है बी आई जे, तो ये पहला ए और बी समान तब होंगे जब उनकी कोटि क्या हो, पहली बात तो कोटि उनकी क्या हो, समान हो, दूसरा चीज वर्ग अवयव होने चाहिए, दोनों अवयव कैसे होने चाहिए, वर्ग अवयव होने चाहिए, और तीसरी बात अगर दोनों अवयव समान हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके संगत अवयव बराबर होंगे। भाई क्या होंगे बच्चों लोगों, संगत अवयव बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है ए को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ए आई जे, बात क्लियर, और दूसरा मैट्रिक्स है बी को मैं लिख दे रहा हूं बी आई जे, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी तभी पॉसिबल है, तभी संभव है, तभी ये समान होंगे जब ए आई जे बराबर होगा बी आई जे के। बोल चमका कि नहीं चमका, बोल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी ए और बी तभी समान होंगे जब ए आई जेवा पद बी आई जेवे पद की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मैं इस पर एक क्वेश्चन करता हूं, अपन एक क्वेश्चन कराता है, ठीक है ना, और देख उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, दो अवयवों को समान करके हम लोग कैसे किसी भी चर वैल्यू को डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दे दिया गया, मान लिया जाए कह रहा है कि ए बराबर बी है, हमने ये कह दिया कि ए बराबर क्या है, बी, और सपोज करो कि मान लो सपोज करो कि ए बराबर दे दिया x माइनस वाई टू, ठीक, और x प्लस वाई वन, ठीक, और बी बराबर मान लिया जाए दे दिया 2 2 4 1 2। देखो भाई इसमें कितनी, ये x प्लस वन एक ही में है, x माइनस वाई और x प्लस वन एक ही कॉलम में है, तो इसमें कितनी पंक्तियां, एक पंक्तियां, दो पंक्तियां, कितने स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी 2 गुणे 2 की कोटिका है, यानी इसका क्रम क्या, 2 गुणे 2 की कोटिका है, जितने पंक्तियां उतने स्तंभ, इसका मतलब यह वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा। तो एक बात तो निष्कर्ष निकल कर के आ गई सर कि अगर हमको दो अवयवों की अगर समानता दिखानी हो तो जो दोनों अवयव रहने चाहिए वो कैसे रहने चाहिए, वर्ग अवयव रहने चाहिए। देख भाई यहाँ पर वर्ग अवयव है, इसमें भी देख ले, एक दो, कितने कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, कितने पंक्तियां, एक पंक्तियां दो पंक्तियां, यानी इसका भी क्रम अगर देखा जाए तो 2 गुणे 2 की क्रम का है। भाई ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ऑर्डर चेंज हो गया, अगर इसकी कोटि चेंज हो गई तो कभी भी हम लोग दो अवयवों को समान रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, कभी भी दो अवयवों को हम समान दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने इसको बताने से पहले मैंने डिफाइन किया कि दो अवयव समान तभी होंगे जब उनका क्रम क्या होने चाहिए, समान रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्रम 2 गुणे 2, यहाँ पर भी क्रम 2 गुणे 2, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये दोनों अवयव कैसे रहने चाहिए, वर्ग अवयव रहने चाहिए। अब अगर हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमने क्या बताया, तीसरी चीज कि जब दो अवयव बराबर रहते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि a11 बराबर होगा b11 के, और a12 बराबर होगा b12 के, a21 बराबर होगा a21 के, और a22 बराबर होगा, सॉरी मैं क्या लिख देता यार, b21 के, यहाँ पर क्या होगा b22 के। उसी प्रकार से a31 बराबर होगा b31 के, और a32 बराबर होगा b32 के।
बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देख भाई, यहाँ का जो एलिमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं क्या, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है B से, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो B11 होगा क्या, यानी A11 के प्लेस पर क्या है, x माइनस वाई बराबर होगा B11 के प्लेस पर क्या है 2। इसको मान ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या फिर यहाँ के एलिमेंटों को अगर हम देखें तो x प्लस वाई, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, चल भाई यहाँ पर मैं लिख देता है, यहाँ का एलिमेंट क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ का क्या है 2, फिर यहाँ का देखा जाए x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है 4, इसको आप हल कर लो। तो यहाँ से अब हम इसको हल करते हैं तो y से y मर जाएगा, x 2x इज इक्वल टू 6, x बराबर कितना 3। इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगा, आप हल करके देख सकते हो। यानी दो आव्यूह समान तब होंगे जब उनके क्रम क्या होने चाहिए, समान रहने चाहिए, और वे आव्यूह, वो जो दोनों आव्यूह हैं वो कैसे आव्यूह रहने चाहिए, वर्ग आव्यूह रहने चाहिए। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि आव्यूह होता क्या है। हमने क्या सीखा कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह का हमने डिफिनेशन देखा। आव्यूह जिन तत्वों से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग आव्यूह के अवयव बोलते हैं। आव्यूह का क्रम क्या होता है या फिर कोटि क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ उन्हीं का आप मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बता देगा, आव्यूह का क्रम बता देगा। और क्रम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं, बाद में स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। आव्यूह के प्रकार हमने देखा क्या क्या होता है, जितने भी आव्यूह के प्रकार होते हैं हमने आपको डिफाइन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे आव्यूहों की संक्रियाएं। अब आव्यूहों की संक्रियाएं में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, योग की संक्रिया सीखेंगे, अंतर सीखेंगे, किसी अचर राशि से गुणा सीखेंगे, किसी अचर राशि से गुणा सीखेंगे, और इनका गुणन सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये भी राज की बात है, इनकी हम प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि योग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अंतर की प्रॉपर्टी क्या होती है, और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। बात समझ आया ना? यहाँ पर ये जो भी टॉपिक चलेगा वो दो सेटों को लेकर दो मैट्रिक्सों को लेकर के चलेगा। दो मैट्रिक्स होंगे, उन दोनों मैट्रिक्सों का योग का गुण हम लोग पढ़ेंगे, अंतर का गुण पढ़ेंगे, गुणन का गुण पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।